नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2026 का जजमेंट बहुत सिंपल शब्दों में बताने के लिए आया हूं। यह जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो प्रॉपर्टीज का खरीदना बेचना का जो चलन है उसके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हुआ करती थी। वो कंफ्यूजन इस जजमेंट के बेसिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दी है। तो सबसे पहले जजमेंट का नाम हम समझ लेते हैं। जजमेंट का नाम है थारेमल पितम्बरम एंड अनदर वर्सेस उषा कृष्ण एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो कंफ्यूजन है ये मैं आपको सीधे शब्दों में एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूं। यहाँ पे एग्जांपल ये है कि एक महिला का नाम मैं रख देता हूं। एक महिला थी, ए नाम की एक महिला थी। इन्होंने क्या करा, अपने भाई के नाम पे, बी नाम के व्यक्ति के नाम पे एक पावर ऑफ अटर्नी जारी कर दी। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब क्या होता है? जो अधिकार मेरे पास थे खरीदने के प्रॉपर्टी को, बेचने के प्रॉपर्टी को, किराए पे देने को प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस को, जो मेरे अधिकार थे वो सारे अधिकार मैं तुम्हें दे देता हूं। तो कहीं पे अगर मैं मौजूद नहीं हो पाऊंगा, सिग्नेचर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अगर मैं तुम्हारे नाम पे पावर ऑफ अटर्नी जारी कर रहा हूं तो ऐसे केस में तुम्हारा सिग्नेचर ये माना जाएगा कि मेरे द्वारा ही सिग्नेचर करा गया है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। अब पावर ऑफ अटर्नी भी दो तरह की होती है, एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी और एक लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी। जनरल पावर ऑफ अटर्नी का मतलब सीधा सा यही होता है कि मैं तुम्हारे को सारे अधिकार दे रहा हूं। तुम्हें प्रॉपर्टी को बेचना हो बेचो, किराए पे देना है किराए पे दो, मेंटेनेंस करनी है मेंटेनेंस करो, किसी को ट्रांसफर करनी है ट्रांसफर करो। जो मेरे अधिकार थे पूरे प्रॉपर्टी पे एज अ ओनर के तौर पे, वो सारे अधिकार मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूं। इसको बोलते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी। बहुत सीधे शब्दों में, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। ज्यादा मैं कानूनी शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा, ये अनुमान लगा के चल रहा हूं। ज्यादातर लोग एक आम आदमी के तौर पे मेरी वीडियो देख रहे होंगे। अब एक लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी का मतलब क्या होता है कि यहां पे मैं आपके नाम पे पावर ऑफ अटर्नी जारी तो कर रहा हूं लेकिन मैं सारे अधिकार नहीं दे रहा, मैं केवल लिमिटेड अधिकार आपको दे रहा हूं। जैसे कि केवल अगर प्रॉपर्टी किराए पर देनी है तो तुम केवल किराए पर दे सकते हो, अगर प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करना है तो मेंटेनेंस कर सकते हो, लेकिन तुम प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, किराए पे ही दे सकते हो, बेच नहीं सकते। तो ऐसी लिमिटेशन अगर वाली पावर ऑफ अटर्नी जारी करी जाती है, उसका मतलब मैंने आपको दोनों पर्सपेक्टिव से बता दिया है। अब ये महिला ने अपने भाई के नाम पे पीओए पावर ऑफ अटर्नी जारी करी। अब ये कंफ्यूजन है कि भाई जनरल वाली जारी करी है या लिमिटेड वाली। ठीक है, तो जनरल वाली अगर पावर ऑफ अटर्नी जारी करी होगी तो ऐसे केस में ये जो बी नाम का व्यक्ति है ये तो प्रॉपर्टी को बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी जारी करी होगी तो यहां पे ये जो बी नाम का व्यक्ति है ये बेच नहीं सकता, बाकी जो काम करना है वो कर सकता है। तो यहां पे अब केस फाइल हुआ क्योंकि बी ने क्या करा था, प्रॉपर्टी बेच दी थी। और बी ने इस आधार पे प्रॉपर्टी बेची थी कि भाई साहब जो मेरी बहन है, ए नाम, जो ये ए मेरी बहन है, इसने तो मेरे को जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे रखी थी, इसलिए मैंने तो बेच दी प्रॉपर्टी। तो अब यहां पे जो मामला हुआ तो ये बहन ने अपना केस फाइल करा। बी को मैंने जो है पावर ऑफ अटर्नी जो जारी करी थी ना, पावर ऑफ अटर्नी जो जारी करी थी वो मैंने जो लिमिटेड वाली पावर ऑफ अटर्नी जारी करी थी, लिमिटेड वाली। और बी बोलता है नहीं नहीं जज साहब, मेरी बहन ने तो मेरे को जनरल पावर ऑफ अटर्नी जारी करी थी, तो इस आधार पे मैं तो प्रॉपर्टी बेचूं, कुछ भी करूं, जलाऊं, जो मर्जी करूं। तो कोर्ट क्या बोलेगा, भाई वो जो पावर ऑफ अटर्नी का कागज है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एफिडेविट है, वो हमारे सामने कोर्ट में ओरिजिनल पेश करोगे। भाई ओरिजिनल से ही तो पता लगेगा ना कि कहानी क्या है क्या नहीं है। अब बी को बोला कि भाई ओरिजिनल आप पेश करिए, बट बी ने क्या करा, फोटोकॉपी जमा कर दी, फोटोकॉपी जमा कर दी। अब सवाल ये आता है कि कोर्ट के अंदर क्या फोटोकॉपी, कोई भी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अगर उसकी फोटोकॉपी पेश करी जाती है तो क्या ये कानूनी रूप से वैलिड है या नहीं है? तो यहां पे आपको सेक्शन नंबर 56 हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन कानूनों का या धाराओं का हमें सहारा लेना पड़ेगा। ये बस जो ये बेसिक सी कंफ्यूजन है ये समझने के लिए। अभी सुनने में तो आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल सी कंफ्यूजन है यार, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अब सोच सकते हो इतने छोटे छोटे मामले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जाते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मामलों पे क्लैरिफिकेशन देता है कि भाई साहब कानून में सीधे तौर पे लिखा हुआ तो है, कानून में एक सिंपल तौर पे एक बात लिखी हुई है कि भाई अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में आपको ओरिजिनल पेश करने के लिए बोला गया है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे केस में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम कानून के तौर पे क्या नाम दिया जाता है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस आप बोल सकते हो, प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है कि भाई ओरिजिनल, और कोर्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट चलता है, प्राइमरी एविडेंस चलता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चलता है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है भाई ये कागज है, भाई मेरा फट गया, जल गया, मुझसे खो गया, या मैं भूल गया कहां रखा था, डिस्ट्रॉय हो गया है, या वो जो कागज है वो किसी अन्य व्यक्ति के पोजीशन में है, या वो अपने आप में जो कागज है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो सरकारी दस्तावेजों में जमा है, सरकारी दफ्तरों में, ऑफिसेज में जमा है, यानी कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो वैसे केस में वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास है नहीं, तो इसका रास्ता क्या है? इसका सीधा रास्ता यही है कि अब
आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो सेक्शन नंबर 61 आ जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। सेक्शन 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है इन सर्कमस्टांसेस में कि भाई पहले आपको यह बात प्रूव करनी पड़ेगी कि आपका डॉक्यूमेंट फट गया है, जल गया है, गल गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, किसी अन्य व्यक्ति के पोजीशन में है, या आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो अगर ये बात आप प्रूव कर देते हो, सेक्शन 60 के अंदर ये सारी घटनाएं डिस्कस करी हुई हैं, अगर ये बात आप प्रूव कर देते हो उसके बाद में आपको अलाउ करा जाएगा कि आप जो है चलो भाई कोई बात नहीं, आप सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे फोटोकॉपी ला सकते हो, सर्टिफाइड कॉपी ला सकते हो, या कोई अन्य दस्तावेज आप पेश कर सकते हो, और वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको सेकेंडरी एविडेंस का नाम दिया जाएगा। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बस फोटोकॉपी लाए, ठीक है, बी नाम के व्यक्ति ने ओरिजिनल तो पेश नहीं करी, केवल फोटोकॉपी पेश करी। और हमने भी कानून में क्या पढ़ा, अगर आपको फोटोकॉपी पेश करनी है तो पहले आपको सेक्शन 60 के अंदर प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास ओरिजिनल नहीं है। बट भाई साहब जो बी नाम का व्यक्ति है इसने ये बात तो प्रूव करी ही नहीं कि मेरा ओरिजिनल फट गया है, गल गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, किसी अन्य व्यक्ति के पोजीशन में है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है वगैरह वगैरह। इसने ये कुछ बात प्रूव नहीं करी, सीधा फोटोकॉपी लाया, कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया, चलो ठीक है। और कोर्ट ने अलाउ करने के बाद जनरल पावर ऑफ अटर्नी माना और बोला कि ए नाम के व्यक्ति महिला आप झूठ बोल रही हो, बी के नाम पे तो आपने जनरल पावर ऑफ अटर्नी जारी करी हुई थी, तो ऐसे केस में जो ये बी ने प्रॉपर्टी बेची है वो बिल्कुल सही बेची है। मामला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी बोला भाई बढ़िया, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर नकारा, हाई कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, जो ये फोटोकॉपी है अलाउ कैसे कर दी ट्रायल कोर्ट ने, पहले तो ओरिजिनल है नहीं है ये बात प्रूव करी जाएगी तब जाके फोटोकॉपी होगी। तो हाई कोर्ट ने इस मामले को जो ट्रायल कोर्ट ने जारी करा था उसको खारिज कर दिया। फिर गया मामला सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो हाई कोर्ट ने मामला डिसाइड करा है वो बिल्कुल सही डिसाइड करा है। हाई कोर्ट ने जो बात बोली है बिल्कुल सही बोली है कि अगर फोटोकॉपी नहीं होती है तो पहले ओरिजिनल आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका है तो है कहां भाई, ओरिजिनल है तो है कहां, क्योंकि कोर्ट में तो ओरिजिनल ही चलता है। ओरिजिनल नहीं है तो ये बात प्रूव करो, प्रूव कर देते हो उसके बाद सेकेंडरी एविडेंस आपको अलाउ करा जाएगा, उनमें से सेकेंडरी एविडेंस में एक फोटोकॉपी भी होता है, तब आपको प्रूव करा जाता है। तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही बात क्लैरिफाई करी है कि अगर कभी ओरिजिनल नहीं होता है तो सीधा फोटोकॉपी आप लेकर कोर्ट में चले जाते हो तो वो इनवैलिड है, अलाउड नहीं करी जाएगी। पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका ओरिजिनल सेक्शन 60 के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव करने के बाद आपको अलाउ करा जाएगा फोटोकॉपी के लिए, सीधा अलाउ नहीं करा जाएगा। ये बात को हमेशा गौर करिए। और ये जजमेंट का नाम भी आपको दोबारा दिखा देता हूं, ठीक है, ये जजमेंट का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और आप में से अगर कोई भी जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो अभी पता है बहुत सारी नोटिफिकेशंस आने वाली हैं, आ चुकी भी हैं, और कुछ हमारे एडवर्टाइजमेंट्स अभी पेंडिंग में है। तो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप में से कोई भी व्यक्ति या कोई भी कैंडिडेट अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है और बैच ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे भी, आईफोन यूजर्स के लिए भी, और विंडोज अगर आप लैपटॉप पे क्लासेस देखना चाहते हो लाइव और रिकॉर्डेड, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अंदर पूरा फुल फ्लैश ये हमारा सीपीसी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपका जुडिशरी लेवल तक के लिए सारी चीजें कवर अप होंगी और आपको नोट्स टाइमली बेसिस पे टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराए जाएंगे। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लैंग्वेजेस या हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड्स में आपकी क्लासेस हुआ करेंगी डेली 6 से 7। लेकिन अगर लाइव नहीं ले पा रहे हो तो रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। दूसरी बात यह आ जाती है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो AIB 21 की अपनी तैयारी कर रहा है तो उनका भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है। डेली बेसिस पे रात को 9 से 10 हिंदी इंग्लिश लाइव रिकॉर्डेड दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्लासेस ये प्रोवाइड होती है, दोनों मोड्स में ये प्रोवाइड होती है। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो एग्जाम तो अपना उसी दिन पे होगा, याद रखना। लेकिन वही बात है, बहुत सारे लोग अब आएंगे बिल्कुल लास्ट टाइम पे, तो ऐसी गलती मत करिएगा। ये मेरा आप लोगों से एक सजेशन है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।